नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे इतिहास के प्रमाण और साक्ष्यों के बारे में। तो सबसे पहले एक बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि मेरी बात तार्किक दृष्टिकोण से खरी नहीं उतर रही है तो आप उसको बिल्कुल मत मानिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए गलत है, उसका हम प्रमाण दिखाएंगे। जो बहुत ही तार्किक होगा उसी को बताने का हम प्रयास करेंगे। तो हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले पुरातत्व की विधियां हमें प्राचीन और मध्य और आधुनिक काल के इतिहास पाए जाने वाले भौतिक साक्ष्यों को ढूंढने में मदद करती हैं। कौन? पुरातत्व की जो विधियां हैं। इतिहास में एक शब्द हमको पढ़ने को मिलता है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल, तो ये शब्द क्या है? प्रागैतिहासिक काल कौन सा समय होता है? ये वो समय होता है जिसके कोई लिखित साक्ष्य प्रमाण नहीं होते हैं। हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी। ये सहस्त्राब्दी शब्द क्या है? वो हम दशक में 10 साल होते हैं। उसी प्रकार एक सहस्त्राब्दी में 100 दशक होते हैं, यानी 1000 साल होते हैं एक सहस्त्राब्दी। ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी के मध्य तक संस्कृत में लिखावट तो मिलती है पर उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए इतिहासकारों ने इसको आद्य ऐतिहासिक काल में डाल दिया। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? जहां पर कुछ मिलता तो लिखा हुआ तो मिलता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। इसको प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। यही बिल्कुल हाल ताम्रपाषाण युग का है, क्योंकि उसमें शब्द तो बहुत सारे लिखे हुए मिले, शिलालेख तो बहुत मिले, उसको पढ़ा नहीं जा सकता। सच बात तो ये है, भारत में पढ़ी जाने वाली लिखावट सम्राट अशोक के समय ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में मिलती, जो ऐतिहासिक निर्माण का ठोस और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करती है। प्राचीन समाज ने हमारे देश में बहुत सारी प्राचीन मंदिर, पत्थर, शिलालेख छोड़े। बहुत सारे शिलालेख वो मिट्टी के रूप में तब्दील हो गए। ऐसे तब्दील नहीं होते, उनको गिराया गया, बहुत सारे दबा दिए गए। आज भी यदि खुदाई में कहीं भी जमीन जब खुदाई होती है जमीन की, तो आज भी बुद्ध की मूर्तियां अधिक मात्रा में निकलती हैं। दक्षिण भारत के पाषाण मंदिर और पूर्वी भारत के ईंटों वाले मठ आज भी हमें अतीत के विशाल भवन निर्माण प्रक्रियाओं की याद दिलाते हैं। हालांकि इन अवशेषों का बहुत बड़ा भाग टीलों और खंडहरों के रूप में पूरे भारत में दबा पड़ा है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एकल सांस्कृतिक, प्रधान सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीले या खंडहर मुख्यतः एक तरह की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। कुछ टीले या खंडहर केवल पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति को दर्शाते हैं, कुछ सातवाहनों और कुषाणों की संस्कृति को। प्रधान सांस्कृतिक टीले या खंडहरों में प्रधानता तो एक संस्कृति की होती है लेकिन उसमें दूसरी संस्कृति भी पाई जाती है। बहुसांस्कृतिक टीलों या खंडहरों में कई महत्वपूर्ण संस्कृतियों को देखा जा सकता है, जहां कदाचित एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर व्याप्त है। सरकार हमारे देश में, किसी भी देश की सरकार हो, यदि वो धरती की, पृथ्वी की खुदाई करवाएगी, यदि लंबवत खुदाई करवाएगी तो खर्चा कम आता है, यदि गहराई से खुदाई करवाती है तो खर्चा ज्यादा आता है। इसलिए साक्ष्य वो मिले हैं जो लंबवत खुदाई करवाई जाती है, तो वहां पर बहुत अच्छी तरीके से इतिहासकार नहीं पहुंच पाते हैं कि अंदर था क्या, एक्चुअल में पहले के समय में था क्या। फिर भी ईसा पूर्व 6000 की बात है, बलूचिस्तान में जब खुदाई हुई तो वहां बहुत सारे गांव के पूरे गांव सामने आए। पहले के समय में तब्दील हो गए गांव। ये मैं अपने पास से बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात लेखक राम सरल शर्मा लिखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। वो कहते हैं कि 6000 ईसा पूर्व में बलूचिस्तान में पूरे गांव के गांव सामने आए। ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में, यहाँ पर शताब्दी नहीं है, दूसरी सहस्त्राब्दी में गंगा के समतल मैदानों में जब खुदाई हुई तो वहां पर बहुत सारी भौतिक संरचनाएं सामने आई और बहुत सारे अवशेष पाए गए, कंकाल पाए गए। जैसे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था पहले के समय में तो उसके साथ में जो उसकी सामग्री होती थी, शिकार करने की सामग्री, हथियार वगैरह, उसके साथ दफन कर दिए जाते थे। तो वो सारी चीजें सामने आई हैं। इन संरचनाओं को मेगालिथ कहा जाता था। के बाद में एक इंपॉर्टेंट बात, वह विज्ञान जिसके जरिए हमें सिलसिलेवार और सुनियोजित रूप में पुराने खंडहरों और चट्टानों को खोदकर लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जो जानकारी मिलती है उसे हम पुरातत्व शास्त्र कहते हैं।